हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम होने वाला है हमारा सिमुलेशन। मॉड्यूल मैंने खोला हुआ है, चैप्टर का नाम है सिमुलेशन एंड लाइन बैलेंसिंग, जिसके अंदर हम ये दो पार्ट है, एक है सिमुलेशन, एक है लाइन बैलेंसिंग। तो आज हम सिमुलेशन देखने वाले हैं। ये ऐसा चैप्टर है जो सीएमए फाइनल में भी एज इट इज पूछा जाता है और सीएमए इंटर में भी एज इट इज आपको देखने को मिलता है। तो कुछ चैप्टर जो ऑपरेशन मैनेजमेंट में आप पढ़ रहे हो, उनमें से कुछ चैप्टर सारे के सारे कहां पर आएंगे, सीएमए फाइनल में भी आपके पास आएंगे, एससीएम के अंदर ओआर के पार्ट में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिमुलेशन चैप्टर। बहुत ही इजी टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं ये। उससे पहले अगर आप हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं ओएम एसएम दोनों की डिटेल में, जिसमें सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन हो जाए, वर्कबुक के क्वेश्चन हो, इंस्टीट्यूट के पिछले पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आपको कराया जाए उसमें, तो आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं, डिटेल क्लासेस, जिसकी फीस 2500 होगी। जिसको लेने का प्रोसेस दो तरीके है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, आप वहां से भी ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, दीपक क्लासेस लिख सकते हैं डायरेक्टली, और कोर्सेज में जाकर कॉम्बो भी देख सकते हैं आप। बाकी ओएमएसएम का बता दूं तो यहाँ पर कॉर्पोरेट अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है आपके पास, कॉर्पोरेट एंड ओएमएसएम का कॉम्बो भी आपको मिल जाएगा। कॉम्बो में अगर जाएंगे तो 4500 का दोनों क्लास का कॉम्बो है, और सिर्फ ऑपरेशन मैनेजमेंट लोगे तो 2500 रुपए फीस है, और दोनों ही लेते हैं ओएम और ओएम एसएम और कॉर्पोरेट अकाउंट, तो आपके पास 4500 रुपए फीस है दोनों की। एंड एक सबसे अच्छी चीज, आप एक सिंगल कॉर्पोरेट अकाउंट भी ले सकते हैं, जो कि 50 मार्क्स में आते हैं। कई बार स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि भाई ऑडिट में आप खुद कर लूंगा, मुझे सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंट मिल जाए। तो कॉर्पोरेट अकाउंट के जितने भी मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल करा रखे हैं सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज में। मैं शुरू से ही मेरा रहा है कि कम से कम फीस में पढ़ाना है। आप सभी इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन कर लेंगे मेरी फीस से, पढ़ाने का देखो आप कंपेयर कर ही चुके हो, रिवीजन में आप देख सकते हो कि कितने में सही तरीके से पढ़ाता हूँ। पढ़ाने का कंपैरिजन आप कर ही चुके हो, वो मेरे को बताने की नीड नहीं है। अब प्राइस का भी कंपैरिजन कर लीजिएगा। सबसे कम प्राइस में पढ़ाता हूँ। मेरा एक अलग थोड़ा पर्पस है, मैं ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं करता, क्योंकि हमने भी बहुत महंगी महंगी फीस दी है जब पढ़ाई करी है। एजुकेशन को बहुत ही सस्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितने में निकल पाती है कॉस्ट मेरी मेहनत पढ़ाने की, प्लस इन सभी चीजों की कॉस्ट, वेबसाइट वगैरह डेवलपमेंट वगैरह सबकी कॉस्ट निकलकर ये इतना नॉर्मल प्राइस है दोस्तों, जिसमें आप बाहर जाओगे तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, प्लस पैसे भी बच जाएंगे। लेट सपोज कि आप कॉर्पोरेट अकाउंट और ओएमएसएम देते हैं, तो बाहर अगर सिंगल कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए जाओगे तो 5000 चार्ज करेंगे, यहाँ 4500 में आपको दोनों मिल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्राइस कम है, उसका पर्पस अलग है, मोटिव अलग है मेरा, इसलिए कम करा हुआ है। प्राइस कम है, क्वालिटी रिड्यूस है, ऐसा बात नहीं है। नहीं तो आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, जहां पर कॉर्पोरेट अकाउंट का डिटेल डेमो लेक्चर है, जो क्लासेस के अंदर कराया है, कम से कम 10 एक लेक्चर डाले हुए कॉर्पोरेट के, ओएमएसएम के भी 10-15 लेक्चर डाले हुए, वो डिटेल लेक्चर है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, थोड़ा कुछ मैंने अपने बता दिया है क्लासेस के बारे में। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां भी मिल जाएगा, और वेबसाइट से ले सकते हैं, व्हाट्सएप से ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। ये आज की चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं सिमुलेशन। तो सिमुलेशन चैप्टर क्या कहता है, ये एक अनदर प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया ये कॉन्सेप्ट सिमुलेशन। आइए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। कई बार इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो, अगर आप ये पढ़ोगे तो ये कहता है कि देखो हमने अभी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ा। मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ ना रिवीजन में, वो ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा है, एक तरीका है, सोच कर पढ़ा रहा हूँ। इधर देखने क्या लिखा है, द टेक्निक ऑफ एलपीवी, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, यही 3 चैप्टर कवर करे हैं ना हमने, इसके बाद ये चैप्टर होना चाहिए। तो एक सही वे में आपको रिवीजन करा रहा हूँ। एलपीवी, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट, ये 3 चैप्टर हमने कंप्लीट करा, और 3 चैप्टर में हमने देखा कि वेरियस टाइप की प्रॉब्लम आती है, जिनका सोल्यूशन ये टेक्निक लेकर आई थी, और उसको सोल्यूशन निकाला, ऑप्टिमम सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करा, जो 3 चैप्टर ने प्रोवाइड करा, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और एलपी। बहुत सारी ऐसी भी सोल्यूशन है जो इन टेक्निक के बेसिस पर सॉल्व नहीं हो पाती, ऐसा कह रहा है। बहुत सारी बिजनेस सिचुएशन ऐसी होती है जो कैन नॉट बी सॉल्व बाय द अबव टेक्निक ओनली। इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें अलग अलग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखने को मिलती है बिजनेस के अंदर, जिसमें हमें एजम्पशन लेने की जरूरत होती है। एजम्पशन लेने का
हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, नेसेसरी होता है, तो उसमें ये टेक्निक काम नहीं करती, उसके लिए दूसरी टेक्निक हमें देखनी होती है जो है सिमुलेशन। तो ये तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, पर मैं असली बात आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है पहले उस पर देखते हैं। जब भी मैं आपको ओएम का कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो पहले आपको प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आई क्या थी, और ये चैप्टर लाया गया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 3 चैप्टर पढ़ाए, क्या तीनों में डिस्कस नहीं करा? तो जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे ओएम का, तो हम हमेशा पहले प्रॉब्लम पे बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी, और ये चैप्टर लाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। राइट, चलिए प्रॉब्लम को समझते हैं। मुझे एक बात बताइए सर, एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, वो अपना मोबाइल बनाती है, एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, वो अपना मोबाइल बनाती है। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको डिजाइन दिखाने के लिए फोन लेकर आया हूँ। पहले तो बात कर लेते हैं हम सिमुलेशन की प्रॉब्लम के ऊपर। देखिए, एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। अब वो कंपनी को 1 लाख फोन बनाने हैं, ठीक है जी। अब वो कंपनी अपने डिजाइन में कुछ चेंजेस करना चाहती है, तो अगर वो डिजाइन में चेंजेस करके 1 लाख फोन बना दे, तो हो सकता है कि लोगों को उसका डिजाइन पसंद ना आए। हो सकता है जब वो अपने मार्केट में फोन लॉन्च करे तो उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट हो। पॉजिटिव मतलब बहुत अच्छे लोगों को पसंद आया, नेगेटिव मतलब लोगों को पसंद नहीं आ रहा, खरीद नहीं रहे। तो दोनों ही चीजें हो सकती है। तो कंपनी ये रिस्क नहीं लेती, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपनी मॉडल पे काम करते हैं, कि डिजाइन पे काम करते हैं, कि भाई जो डिजाइन मुझे इंप्लीमेंट करना है, क्या मैं वो डिजाइन जब इंप्लीमेंट करूंगा तो मेरा रिजल्ट जो हो पॉजिटिव रहे। अब लेट सपोज कि मैं फोन लेकर आया आपके लिए कि भाई ये फोन है सैमसंग का। सैमसंग आप देखोगे तो सैमसंग पहले क्या बनाती थी, कर्व, यहाँ पर कर्व होता था, यहाँ पर कर्व होता। आज भी सैमसंग के कर्व फोन आते हैं जो साइड में कर्व होते हैं। पर सैमसंग ने एक फोन निकाला अभी रिसेंटली, इसमें रेक्टेंगल फोन निकाले उन्होंने, जो एक S22, 23, 24 सीरीज है, सैमसंग गैलेक्सी S24 करके सीरीज है। ये 22 से स्टार्ट हुए, 24 तक चले। 22 में तो आई थिंक नहीं था, पर 24 में देखो यहाँ पर रेक्टेंगल कर दिया। तो सैमसंग ने क्या करा, अपने डिजाइन को क्या करा दोस्तों, चेंज करा। अब सैमसंग जैसे ही अपने डिजाइन चेंज करता है तो जरूरी नहीं है डायरेक्टली वो इंप्लीमेंट कर देता है। कंपनी में प्रॉब्लम ये आती है, आप सुनना प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का डिजाइन में चेंजेस करती है, तो उस चेंजेस करने के बाद जब कंपनी उसको लॉन्च करेगी, तो भैया नेगेटिव रिजल्ट ना आए, जिससे लोगों को हमारा डिजाइन पसंद ना आए, इसलिए हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं और एक डमी सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करते हैं। डमी सिस्टम में यह होता है कि जो भी हमें डिजाइन नया इंप्लीमेंट करना है अपने प्रोडक्ट के अंदर, उसके हम 1 लाख फोन ना बनाकर 100 फोन बनाते हैं। वो 100 फोन अलग अलग जगह पर बांट देते हैं। आजकल कहाँ हो रहा है कॉन्सेप्ट, यूट्यूब पर बांट दे रहे हैं। यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, यूट्यूबर को पैसे दे रहे हैं, वो अपने डिजाइन का, प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं कि हाँ ये देखो फोन सैमसंग का एक नया आया, ऐसे करके दिखा दिखाकर प्रमोशन करते हैं और लोग देखते हैं उसको। लोग अपनी राय देते हैं नीचे, और वो राय देते हैं कि भाई इसमें ये कमी लग रही है, इसमें ये कमी लग रही है, इसमें ये अच्छा है, ये कमी लग रही है। और जो कमी होती है उसको ठीक करने के बाद सैमसंग अपने फोन को लॉन्च कर देता है, या कोई भी कंपनी अपने फोन को लॉन्च कर देती है। तो सर सिमुलेशन क्या काम करता है, सिमुलेशन क्या काम करता है, सिमुलेशन यहाँ पर आया और प्रॉब्लम को समझी। तो सिमुलेशन ने क्या करा, इन्होंने कहा कि जब आप कोई प्रोडक्ट का डिजाइन में इंप्लीमेंट करते हैं उसको डमी मॉडल कहते हैं, और जब आप एक्चुअल में अपने फोन को लॉन्च कर देते हैं उसको रियल सिस्टम कहते हैं। रियल सिस्टम में जाने से पहले आप डमी सिस्टम में आइए और डमी सिस्टम में अपने डिजाइन को इंप्लीमेंट करिए, और इंप्लीमेंट करने के बाद ये देखिए कि जब ये डिजाइन इंप्लीमेंट एक्चुअल में रियल सिस्टम में हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, अभी आप डमी सिस्टम में हो, जहां पर डमी मॉडल बना रहे हो फोन के, और जब वो एक्चुअल में डिजाइन इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी डिमांड कितनी आएगी इसके अनुमान लगाओ, और वो अनुमान लगा कर देता है सिमुलेशन। तो सिमुलेशन हमें क्या करता है, सिमुलेशन हमें ये बताता है कि भाई अगर आप ये डिजाइन अपने रियल सिस्टम में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल सिस्टम, रियल सिस्टम का मतलब है एक्चुअल में जब प्रोडक्ट बन जाएगा और मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, उससे पहले आप डमी मॉडल बना रहे हो उस फोन का। जब आपने डमी मॉडल बनाया, अपने डिजाइन को इंप्लीमेंट करा डमी में, उस डमी मॉडल को जब आप बाहर अलग अलग जगहों पर भेजा, जब सैमसंग गैलेक्सी S24 लॉन्च हुआ तो इसकी डमी सभी यूट्यूबर के पास गई, फोन नहीं गया, सिर्फ डमी गई। यूट्यूबर ने आपको दिखाया कि भैया देखो ये फोन ऐसा दिखता है, कर्व है, ये फोन में डिस्प्ले ऐसे है, फ्लैट डिस्प्ले, इस तरीके से इन्होंने दिखाया, इन्होंने ये दिखाया।
तो यूट्यूबर के पास क्या करी, डमी मॉडल ली, लोगों को बहुत पसंद आया, लोग उस पर रिएक्शन दे रहे हैं अपना, बहुत अच्छा फोन है, मजा आ गया इस तरीके से। तो सैमसंग ने ऐसा करा। तो सैमसंग क्या करता है, सैमसंग कर रहा हूं, कोई भी कंपनी क्या करती है, सिमुलेशन क्या करता है, सिमुलेशन ये करता है कि जब भी आप अपने डमी मॉडल में अपने डिजाइन को इंप्लीमेंट करते हैं, जब डमी मॉडल बनाते हो, जो आप चाहते हो आगे अपने फोन को बेचना इस तरीके से, तो ऐसे केस के अंदर सिमुलेशन हमें ये प्रोवाइड करके देता है कि आने वाले 1 साल में आपकी संभावना ऑफ डिमांड कितनी होने वाली, आपकी फोरकास्टिंग बताता है सिमुलेशन। ये डिजाइन अगर रियल सिस्टम में इंप्लीमेंट होगा तो आपकी डिमांड कितनी होगी फ्यूचर में, इसका फोरकास्ट, इसका अनुमान हमें लगा कर देता है सिमुलेशन। तो कहता है अगर हमें पहली पता चल जाए कि हमारी डिमांड हमारे इस मॉडल से कितनी होने वाली है, डमी मॉडल हमने बनाया, अगर मैं इसको इंप्लीमेंट कर दूं रियल सिस्टम में और यही डमी मॉडल जैसा ही मैं फोन लॉन्च कर दूं तो मेरी डिमांड कितनी होगी, अगर ये पहली अनुमान लगा लूं तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने हिसाब से काम कर सकती है। तो सिमुलेशन कंपनी को ये प्रोवाइड करके दे देता है कि फ्यूचर में आपकी डिमांड कितनी होगी अगर ये डमी मॉडल को आप अपने रियल सिस्टम में इंप्लीमेंट कर दोगे, अपने एक्सपेरिमेंट को जब अपने रियल सिस्टम में इंप्लीमेंट कर दोगे तो आपकी डिमांड कितनी होगी फ्यूचर में, ये कंपनी को प्रोवाइड करके देता है। फिर कंपनी अपने डिसीजन लेती है क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं सर, एक मिनट दीजिए। चलिए तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट नाम की बात कुछ है ही नहीं, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पढ़कर सारे कॉन्सेप्ट सीख लो, एक ही कॉन्सेप्ट है और उसी पे फिर क्वेश्चन बेस्ड है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाए हुए। तो ये दोस्तों एक मेथड है, जो मेथड हमें ये बताता है कि आप किस तरीके से फोरकास्टिंग कर सकते हो, किस तरीके से फ्यूचर की डिमांड को कर सकते हो। डिमांड एक एग्जांपल लिया, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन के अंदर डिमांड आए, किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ और फोरकास्ट करने की बात कर रहा हो, राइट। आइए तो यहां पर हमारे एक मेथड का नाम है मोंटी कार्लो सिमुलेशन मेथड, जो कि हमें बताएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको चीजें करनी है जिससे आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर पाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 38 क्वेश्चन से। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ यहीं पर समझाऊंगा, तो इधर ध्यान से देख लीजिएगा, राइट। क्वेश्चन को नहीं लिखवाने वाला, समय ज्यादा वर्ष मतलब समय ज्यादा खराब हो जाता है क्वेश्चन को पूरा पूरा लिखवाने से, यहीं पर एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिए। अब कॉन्फिनेसर कॉन्फेक्शनर सेल कॉन्फेक्शनरी आइटम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फेक्शनर। कॉन्फेक्शन का मतलब होता है हलवाई, जो आपके घरों के आसपास हलवाई होते हैं जो समोसे, ब्रेड पकौड़े, चाउमीन वगैरह बेचते हैं, मिठाइयां वगैरह बेचते हैं, तो कॉन्फेक्शनरी आइटम कहते हैं उनको। तो एक हलवाई है, अपने हलवाई का आइटम्स बेच रहा है, तो पास डाटा ऑफ डिमांड आपको दे रखी है पर वीक इन 100 kg। तो जो भी आपको डिमांड दे रखी है फ्रीक्वेंसी के साथ वो 100 kg का है। पहले तो क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, करना कैसे है वो बात की बात है, पर क्वेश्चन समझना जरूरी है। चलो मैं अपने हैंड से खुद ही करवा लूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कराना है, भाई क्या हो गया, ये कुर्सी लग गई पैनल पर। चलिए एक क्वेश्चन कराना है, वो मैं करा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, ठीक है। फिर आगे हम जो भी क्वेश्चन आगे हम करेंगे फिर वो उसको वहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक हलवाई है, हलवाई की डिमांड दे रखी है, जो डिमांड है वो 100 kg के हिसाब से दे रखी है, मतलब 100 kg की डिमांड आपके हिसाब से दे रखी है और हफ्ते की डिमांड आपको दे रखी है नीचे। सबसे पहले होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर्स ऑफ आइटम्स या नंबर्स ऑफ यूनिट्स को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डिमांड पर वीक, पहले हफ्ते में 0 डिमांड आई और 0 डिमांड होने के ऐसे कितने बार होता है चांस, 2 बार ऐसा देखा गया है जब 0 डिमांड हमें देखने को मिली है, हमारे हलवाई वाले भैया को कोई भी लोग नहीं आया उसके पास उस चीज खरीदने के लिए, राइट। तो कितनी बार ऐसा देखा गया है कि 0 डिमांड आई है, 2 बार देखा गया। अगली बात कर लेते हैं, ये पूरे हफ्ते का डाटा है। तो पहले दिन में ऐसा हुआ कि 2 बार ऐसा देखा गया कि यहाँ पर 0 डिमांड आ रही है, 11 बार ऐसे देखा गया कि यहाँ पर 5 डिमांड है। 5 की डिमांड होने का मतलब है 500 kg, क्या है 500, क्योंकि 100 kg ऊपर है, मल्टीप्लाई 5 करूंगा 500 kg हो जाएगा। 500 किलो का सामान बिका, ऐसा 11 बार देखने को मिलता है कि 500 kg तक का सामान बिक जाता है। ये इसके है नंबर्स ऑफ टाइम्स, ऐसा कह लो कि इतनी बार आपको देखने को मिला है कि 500 kg का सामान, पास डाटा आपको दे रखा है
और इतनी बार देखने को मिला है कि 500 केजी का सामान 11 बार सोल्ड आउट हो जाता है, 11 बार डिमांड आ जाती है उसकी। 8 बार ऐसे देखने को मिला है कि 1000 केजी का 10 यहाँ पर दे रखा, मल्टीप्लाई 100 करूंगा 1000 केजी हो जाएगा, 1500 केजी, 2000 केजी, 2500 केजी। तो इस तरीके से डिमांड आपको दे रखी है, ये आपकी डिमांड है इतने इतने केजी की, और इतने इतने टाइम देखने को मिली है। 8 बार ऐसा हुआ है हमारे पास डाटा में जो 1000 केजी की डिमांड आई है, 21 बार ऐसा हुआ है जिसमें 1500 केजी की डिमांड आई है, 5 बार ऐसा हुआ है जिसमें 2000 केजी की डिमांड आई है, और 3 बार ऐसा हुआ है जिसमें 2500 केजी तक का माल बिक गया, 2500 किलो तक का माल बिक गया। और वो कब होता है, जैसे कभी फंक्शन हो जाते हैं, दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा मिठाइयां बिकती है ना। तो अलग अलग त्योहारों में ऐसा देखने को मिला है कि भाई 3 बार ऐसे देखने को 2500 केजी सामान बिका है उसका, 25 यहाँ पर है, 100 केजी किलोग्राम ऊपर है। तो ये आपके पास्ट डाटा जो एक्चुअल में हुआ है, इसको बोलते हैं एक्चुअल डाटा जो पास्ट में हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया एक काम करो, यूजिंग द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर, जहां भी बात करेगा रैंडम नंबर्स की, समझ लेना सर ये सिमुलेशन वाला चैप्टर है। जनरेट द डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 वीक, अब आपको अगले 10 हफ्ते की डिमांड को कैलकुलेट करना है। तो जब हम फ्यूचर की डिमांड को कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, फोरकास्टिंग कहेंगे, और ये कहां पर आएगा, सिमुलेशन में। आल्सो फाइंड आउट द डिमांड, एवरेज डिमांड पर वीक, एक एवरेज डिमांड आपको पर वीक निकालनी है। तो 2 क्वेश्चन है, पहले आपसे कह रहा है कि भैया देखो अगले 10 हफ्ते की डिमांड कैलकुलेट करो, फिर एक एवरेज डिमांड 1 हफ्ते की भी कैलकुलेट करो कि 1 हफ्ते में ऑन एन एवरेज क्या डिमांड आती है। पहला हफ्ता देखा गया है डिमांड 0 आती है, कुछ हफ्ते देखा गया, दूसरा हफ्ता देखा गया है कि डिमांड आपके पास 11 आती है, मतलब 11 बार ऐसा देखा है कि 500 केजी की डिमांड आ रही है किसी हफ्ते में, 8 बार ऐसा 1000 केजी। ये 5 डाटा की हेल्प से हमें फ्यूचर की डिमांड को क्या करना है, फोरकास्टिंग करना है। और ये आपको रैंडम नंबर्स दे रखे हैं, अब इसका कहीं ना कहीं यूज होता है। तो जहां भी रैंडम नंबर्स आपको दे रखे होंगे, समझ लेना वो सिमुलेशन का क्वेश्चन है एक आपके पास। चलिए, चैप्टर आपके पास आ गया सिमुलेशन। यहाँ पर 2 टेबल हमें बनानी होगी। चैप्टर आपके पास आ गया सिमुलेशन, यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए पहले की तरह जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं ऐसा कुछ नहीं है, 2 टेबल हमें मेंटेन करनी होता है। उस टेबल भाई क्वेश्चन के हिसाब से आपको सोल्यूशन देना होगा, क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा, जो मुझे लगेगा बड़े बड़े क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, उनको करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो डिमांड पर वीक, टेबल नंबर 1 बना रहा हूँ। डिमांड पर वीक, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हलवा। और पता है फिर फंड के नंबर देके जाता है। बस प्रैक्टिस चाहिए इस वाले चैप्टर के अंदर, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा। आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, आपको लगता है मुझे आ गया, अब क्या करनी प्रैक्टिस, निकल जाएगा दिमाग से, पेपर में नहीं कर पाओगे। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अब यहाँ पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव का तो मतलब पता है ना, जोड़ते चले जाओ। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बाद आएगा, अगला आ जाता है रेंज ऑफ रैंडम नंबर। क्या बोलेंगे इसको, रेंज ऑफ रैंडम नंबर, रेंज ऑफ रैंडम नंबर। ठीक है जी, ये एक टेबल नंबर 1 होगी। पहले तो ये डाटा डाल दो, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 0, 5, 10, 15, 20 और 25, 2, 11, 8, 21, 5, 3, 2, 11, 8, 21, 5, 3। ये आ गया फ्रीक्वेंसी का टोटल। दो ग्यारह, 2, 11, 8, 21, 5, 3, ये आ जाएगा 50। अब सुन लो करें कैसे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। 50 में से 2 बार ऐसा देखा गया है कि डिमांड 0 है, इसका मतलब कितने परसेंट चांस है कि डिमांड 0 है, तो परसेंटेज निकाल लो, 2/50 करो, आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी की कितने परसेंट चांस थी जब डिमांड 0। बेसिकली इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना ही प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, तो डिवाइड बाय टोटल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में नंबर्स ऑफ आउटकम, इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम जो इसकी हमें चाहिए, और ये टोटल आउटकम 2/50, 2 डिवाइड बाय 50, आपके पास आ जाएगी 0.04, राइट। 11 डिवाइड बाय 50,
8 डिवाइड बाई 50, इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। 21 डिवाइड बाई 50 और 5 डिवाइड बाई 50 और 3 डिवाइड बाई 50। चलिए 11 डिवाइड बाई 50 आपके पास आ गया 0.22, 8 डिवाइड बाई 50 0.16, 21 डिवाइड बाई 50 0.42, 5 डिवाइड बाई 50 0.10 और 3 डिवाइड बाई 50 0.06। और प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 के बराबर आएगा। अगर आपका ये प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 के बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने गलत किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज इक्वल टू 1, ये आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है। चेक कर ले 0.04, 0.22, पहले यहां लिख देता हूं 0.04, इन दोनों को जोड़कर यहां लिख दो, याद आएगा 0.26। अब 0.2 को 16 जोड़ो, 0.16 0.42 आ गया। मतलब बेसिकली एक यहाँ पर लिखा, फिर इन दोनों को जोड़े यहाँ लिखा, फिर इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ के यहाँ, इन चारों को जोड़ के, ऐसा करने से अच्छा सीधा करो ना 0.42, 0.42 कितने हो गए 0.84, 0.84 प्लस 10 0.94 और 94 प्लस 6 1.00 आ गया ना टोटल 1। तो प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 के बराबर आएगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो ये तो बड़ा सिंपल प्रोसेस था। टेबल नंबर 1 में हमें डिमांड और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। कई बार ऐसा होगा कि आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी दे रही है, डिमांड और नहीं दे रहा, ये भी ठीक होगा, हमारे लिए और बेहतर हो जाएगा। अब रेंज ऑफ रैंडम नंबर क्या होता है? रेंज का मतलब होता है जहां पर क्लास इंटरवल आ जाए, वो भी कंटिन्यूस फॉर्म में, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको कहते हैं रेंज। मतलब 0 से 10 के 20 की रेंज है, ये रेंज है 0 से 10, 10 20 की रेंज है। 10 से 20 वाले नंबर यहाँ पर आएंगे। याद करो, आपने पढ़ा है बचपन में ऐसा स्टैट्स के अंदर, भाई 0 से 10 के बीच में नंबर यहाँ पर आएंगे। एक आपने पढ़ा था इंक्लूसिव सीरीज, एक आपने एक्सक्लूसिव सीरीज पढ़ा था। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है 10 जो है वो इस वाले में कंसीडर किया जाएगा। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब है ये जो 10 है वो इधर नहीं, यहाँ तक 9 तक कंसीडर होगा, 10 इस वाले में कंसीडर करा जाएगा आगे वाले में। तो एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जो ऊपर का 10 है वो अगले वाले में देखा जाता है, एक्सक्लूड है वो। और इंक्लूसिव अगर सीरीज है तो इस 10 को भी इंक्लूड करेंगे ऊपर वाले में, यहाँ से 11 से शुरू होगा। तो एक होती है इंक्लूसिव, एक होती है एक्सक्लूसिव। कहता है हमें ना रैंडम नंबर का रेंज कैलकुलेट बनानी है, और वो रेंज बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। बनाते कैसे, ध्यान दीजिएगा, बनाते कैसे। एक कंडीशन होती है यहाँ पर, रेंज का जो आपकी रेंज है वो कभी भी 100 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? रीजन है, रीजन ये है, पहला, इसके कई सारे रीजन होते हैं, एक रीजन मैं आपको बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी अगर 100% है फिर प्रोबेबिलिटी कहाँ रही। अब समझिए, अगर कोई चीज 100% है तो वो एक्चुअल हुआ ना, वो प्रोबेबिलिटी तो नहीं हुई। इसलिए हमेशा जो रेंज होगा ना रैंडम नंबर्स का, रैंडम नंबर्स बोले तो ये, इनकी जो रेंज हमें बनानी है वो 99 तक जाना चाहिए, कभी 100 तक नहीं जाएगा, राइट? कभी 100 तक नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो 100 तक गया तो वो अपने आप में 100% हो गया, तो फिर प्रोबेबिलिटी संभावना नहीं, वहां पर 100% चांसेस इस चीज को होने के। एक सिक्का है, उसमें दोनों साइड हेड और हेड है, दोनों साइड हेड है, मैं उछालूंगा तो क्या आएगा, हेड ही आएगा। तो 100% पता है ना मुझे कि हेड ही आने वाला है, इसका मतलब फिर प्रोबेबिलिटी कहाँ रही, संभावना कहाँ है यहाँ पर, राइट? तो हमेशा 99 तक रेंज जाएगी। कैसे निकालेंगे रेंज, ध्यान सुना, स्टार्ट करेंगे 0 से और खत्म होगा 99 पर। स्टार्ट करेंगे 0 से और खत्म कहां पर होगा दोस्तों, 99 पे। अब 0 से कहां तक चलना है, ये देखो ये 4 है ना, तो हमें यहाँ पर लिखनी होती है इंक्लूसिव सीरीज। तो इस केस के अंदर ये 4 जो होता है वो अगले वाले में कंसिडर करा जाता है, तो यहां से लिखेंगे 0 3, 0 से 0 3, मतलब एक कम, ठीक है जी, यहां तक आ गया। अब ये अगला वाला आ जाएगा 3 हो गया, 0 4 से 0 25, 0 4 से 25, सुनो ध्यान से देखिए, 26 है ना, 25 आएगा पीछे, एक कम, 42 है 41 आएगा, मतलब एक कम जाएगा, क्योंकि ये 25 इसके अंदर इंक्लूड है और ये 4 है वो अगले वाले के अंदर इंक्लूड है, मतलब यहाँ इंक्लूड है। इसलिए यहाँ पर क्या है, 0 से 3 तक की रेंज यहाँ पर आएगी, मतलब 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 5 6 के लेकर 25 तक आएगा, मतलब 4 भी इंक्लूड है, 25 भी इंक्लूड है। इसको एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। ये 3, ये जो 4 है ये इस वाले में नहीं, इस वाले में होएगा, एक्सक्लूड हो गया, वो 4 एक्सक्लूड हो गया, राइट? तो यहाँ 42 है, तो देखिए ये 26 आ जाएगा यहाँ पर और एक कम आ जाएगा इधर 41, ये 42 आ जाएगा यहाँ पर, 41 के बाद अगला क्या आता है, 42 होता है, और 84 से एक कम आ जाएगा 83 इधर, 83 के बाद अगला क्या आएगा 84, 84 यहाँ आ जाएगा, और 94 से यहाँ आ जाएगा 93, 93 के बाद आ जाएगा 94,
94 और लास्ट 99 तक जाएगा, 100 तक नहीं जाएगा, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा, 0 से 99 तक का ही रेंज रहेगी, 100 नहीं रहेगी। बात क्लियर होगी सब, यहां तक क्लियर है। चलिए ये हमारी होगी टेबल नंबर 1 खत्म। ठीक है सर, क्लियर हो गया, पहला टेबल समझ में आ गया। हाँ जी, पहला टेबल क्लियर हो गया। अब समझिए दूसरा एक रीजन ये होता है कि जो रैंडम नंबर है वो 100 तक क्यों नहीं गया। एक तो रीजन मैंने आपको बताया, दूसरा रीजन ये होता है कि 100 तक इसलिए नहीं जाता क्योंकि 100 एक 3 डिजिट नंबर है और रेंज हमेशा बिलोंग करेगा 2 डिजिट नंबर। रेंज हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होगा, 3 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो एक ये भी रीजन होता है कि रेंज हमारी 100 क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो 3 डिजिट का नंबर है। जब भी क्वेश्चन में आपको रेंज गिवन होगी ना, हमेशा 2 डिजिट नंबर की रेंज गिवन होगी, मतलब रैंडम नंबर, सॉरी रेंज कह रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन में आपको रैंडम नंबर गिवन होगा वो हमेशा 2 डिजिट के रैंडम नंबर गिवन होंगे, 3 डिजिट के नहीं होंगे। इसलिए हम 100 तक नहीं जाते क्योंकि 100 एक 3 डिजिट नंबर है। तो ये भी एक रीजन देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं हम टेबल नंबर 2 में। इसके बाद आते हैं हम टेबल नंबर 2 में। टेबल नंबर 2 में क्या है कि सबसे पहले तो आप क्या करो, रैंडम नंबर लिख लीजिए। 3 कॉलम बनेंगे यहाँ पर, एक इसका बनेगा, एक रैंडम नंबर्स का बनेगा और एक इस तरीके से यहां पर बनेगा डिमांड का। एक डिमांड का कॉलम बनेगा और आपको एक रैंडम नंबर जो आपको क्वेश्चन में दे रखे उसका बनेगा। और सर एक बनेगा कितने हफ्तों की आपको डिमांड निकालनी है, वीक्स का कॉलम। अगर वीक दे रखा है तो, अगर कई बार ऐसा होता है कि मंथ दे रखा होता है तो मंथ का बनेगा। तो आपको कितने हफ्तों की डिमांड चाहिए सर, आपको नेक्स्ट 10 हफ्तों की डिमांड चाहिए। कितने हफ्तों की, 10। तो आप यहां से 1 से लेकर 10 तक करेंगे। आपको कितने हफ्तों की डिमांड चाहिए, 10 हफ्तों की डिमांड चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्लियर हो गया। आपको 10 हफ्ते की, जितने हफ्तों की डिमांड चाहिए वो आपको यहाँ पर लिखना है। वो मंथ में हो सकते हैं, ईयर हो सकते हैं, वो हफ्ते में हो सकते हैं। 20, कभी कभी 20 भी आता है कि 20 हफ्ते की डिमांड निकालो, राइट। अभी 10 आया हुआ है। फिर यहाँ पर रैंडम वेरिएबल जो है वो आप उतार लो। 35, 52, 13, 35, 52, 13, 90, 35, 52, 13 और 90। फिर अगला क्या जाएगा, 23, 73, 34, 57, 23, 73, 34, 57, 35, 83, 94, 56, 35, 83। सर यहां पर तो हमें 10 से ज्यादा की डिमांड दे रही है, हमें मतलब नहीं। आप हमें 20 की दे दो, 30 की दे दो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें से पूछा क्या था, हमसे पूछा था नेक्स्ट 10 वीक की डिमांड देखो। अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही हो गए 10। बाकी के एक्स्ट्रा दे रखे हैं 5, इसको इग्नोर करेंगे हम। हमें 10 पूछा है तो हम 10 का ही जवाब देंगे। ठीक है जी, हमें 10 पूछा था, हमने 10 का जवाब यहाँ पर लिख दिया। अब करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। ये देखो ये 35, ये जो रैंडम नंबर है 35, ये कौन सी रेंज को बिलोंग कर रहा है। सर 35 किस में आएगा, इसमें आएगा ना, इसमें आएगा 35। कई बार आपने देखा होगा कि आप ऐसे नहीं बनाते थे, आप ऐसे बनाते थे 0 से 3, 3 से 25 ऐसे बनाते थे, 3 और 3 ऐसे, ये दोनों सेम होते थे। आपने स्टैट्स में ये पढ़ा है कि अगर ये सेम नहीं होते तो इसको सेम बनाते थे, यहाँ नहीं चलेगा ये। अब रीजन समझो क्यों नहीं चलेगा। लेट सपोज अगर मेरा रेंज रैंडम नंबर 3 आ जाए तो आप 3 कहाँ कंसिडर करोगे, ऊपर में नीचे में, फंस गए ना भाई। अगर आपने कहा कि भाई 3 से 35 आया और 35 से आपके पास 45 आ गया, अब मेरी पहले रैंडम नंबर क्या है, पहला रैंडम नंबर मेरे पास 35 है। तो 35 कौन सी वाली रेंज में बिलोंग कर रहा है, ऊपर वाले में नीचे वाले में, फंस गए। इसलिए यहां और यहां एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, जिससे अगर कल को आपको बोले कि भाई रैंडम नंबर 42 है तो इस वाले में कंसिडर होगा, यहाँ 42 मत लिख देना। ये दोनों अलग अलग इसलिए करे, राइट। लॉजिक समझ में आ गया कि रैंडम नंबर का रेंज यहाँ पर देखनी होती है। अब सुनो इधर, 35 कहां बिलोंग कर रहा है, सर 35 इस वाली रेंज में बिलोंग कर रहा है, 26 से 41 के बीच में। और यहाँ पर डिमांड कितनी थी, 10, उठा के डाल दो वहां पर। 35 बिलोंग कर रहा था 26 से 42 की रेंज में और वहां पर डिमांड थी 10, 10 डाल दी। 52 कहां पर बिलोंग कर रहा है, 52 कहां पर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर। और यहाँ पर डिमांड कितनी थी, 15, डाल दो 15। यही करना है क्या, हाँ बस यही करना है। 13, 13 कहां पर है सर, यहाँ बिलोंग कर रहा है 13, इस रेंज पर 13 आता है और यहाँ पर डिमांड थी 5, 5 डाल दीजिए। 90 कहां बिलोंग कर रहा है सर, यहाँ बिलोंग करता है, नहीं यहाँ पर 90 यहाँ पर आएगा। इधर डिमांड थी 20, इधर देखो 20 है, डाल दीजिए 20।
23 कहां पर बिलोंग कर रहा है सर? 23 इस वाली रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो इधर डिमांड है 5, तो 5 डाल दो। 73 कौन सी रेंज में बिलोंग कर रहा है? 73 यहां पर आता है और यहां डिमांड है 15, तो 15 डाल दिया मैंने। 34 कहां पर बिलोंग कर रहा है? 34 यहां बिलोंग करता है, यहां डिमांड है 10, 10 डाल दिया। 57 कहां बिलोंग कर रहा है? 57 यहां बिलोंग कर रहा है, यहां 15 डिमांड है, 15। अगला नंबर है 35, 35 बिलोंग करता है भैया इस वाले पे, यहां डिमांड है 10, 10 डाल दिया। और अगला नंबर है 83, 83 आपके पास यहां बिलोंग कर रहा है, देखो ये 83 और यहां डिमांड है 15, तो 15 डाल दिया। बस भाई साहब यही करना है, टोटल कर दो, खत्म हो गया। इतना ही था क्या? हाँ बस इतना ही है चैप्टर। 10 15 5 20 5 15 10 15 10 और 15। सर 120 की टोटल डिमांड है। अगर हम एवरेज डिमांड की बात करें, एवरेज डिमांड पर वीक की, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा था, याद करो। तो हमारे पास 10 हफ्ते की डिमांड है 120, तो एक हफ्ते की डिमांड कितनी हो गई? ऑन एन एवरेज 12 हो गई। ये होगी टोटल डिमांड पूरे 10 हफ्तों की, ये होगी ऑन एन एवरेज डिमांड। इस तरीके से ये हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। आइए हम एक बार आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने टेबल बनाई, ठीक है सर, ये टेबल वही टेबल है जो मैंने आपसे मैच करवाई। उसके बाद 10 हफ्ते की डिमांड हमने देखी, 10 हफ्ते की डिमांड, टोटल ओवरऑल डिमांड है 120 की और एवरेज डिमांड है 12। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर का कंसेप्ट था। बेसिकली आज की क्लास में आपको समझ में आ गया सिमुलेशन में करना क्या है। बट सिमुलेशन में अगर प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि इसमें आते हैं डिफरेंट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आएगा? सिमुलेशन का कभी आसान क्वेश्चन आया ही नहीं है पेपर। करो प्रैक्टिस, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या है सिमुलेशन। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो वाकई में बहुत मुश्किल है, जिसको समझने में दिक्कत आएगी, उन क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। चैप्टर ज्यादा बड़ा है नहीं, आपको पता है कुछ है नहीं चैप्टर के अंदर, यही करना है, बस क्वेश्चन को समझना है, उसके हिसाब से आंसर को प्रेजेंट करना है, करना यही है। राइट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए क्वेश्चंस के साथ, नई चीज लेकर आऊंगा आपके लिए। और आपको प्रैक्टिस करनी है, जब तक इसको इसको मतलब आगे प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें लगभग कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? दो तो ये रहे, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, चौथा क्वेश्चन ये है, पांचवा क्वेश्चन ये रहा, छठा, सातवां क्वेश्चन, आठवां, नौवां क्वेश्चन, 10वां, 11। प्रैक्टिस है सर, टोटल 11 क्वेश्चन है। आपका लास्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है 49 क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे मॉड्यूल का, सिमुलेशन चैप्टर का 49 क्वेश्चन। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना। अब आपको पता है क्या करना है? इस क्लास के बाद आप जब प्रैक्टिस करो ना, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, उसका आंसर एक बार नोट कर लेना कि जो मैंने आज कराया क्या उस बेसिस पर मेरे से ये हो जाएगा। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ जाना। सॉरी, हो जाएगा तो उसको कर लेना, नहीं होगा तो अगला क्वेश्चन देखना। तो ऐसे आप इन सारे क्वेश्चन को वॉच करो, देखो, और ये देखो कि कौन सा क्वेश्चन आप कर पाओगे। राइट, अब जो नहीं होंगे उनका क्या करेंगे? बेसिकली ऐसा होता है, मैं आपको देखो सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता, सिंपल सी बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जो जो पेड लिए उनका क्या फायदा, पैसे दिए जिन्होंने, तो इसमें पेड और डिवीजन में कोई डिफरेंस नहीं रहा। मैं आपको दो क्वेश्चन और कराऊंगा, वो ऐसे दो क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका पूरा ओवरऑल रिवीजन हो जाए, और जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो उनको कराऊंगा। राइट, पेड में मैंने 49 क्वेश्चन कराने के बाद भी स्कैनर कराया था, जिससे और प्रैक्टिस हो पाए। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फर्दर दो क्वेश्चन और कराऊंगा, बड़े बड़े, जो बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।